ये समझेंगे कि साहित्य क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, लिटरेचर। किसी भी विषय में उतरने से पहले ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उस विषय का उद्देश्य क्या है, वह विषय क्या है, उस विषय की प्रासंगिकता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। साहित्य क्या है, इसके उत्तर में मैंने एक पंक्ति लिखी है, हितने सहितम सहितम साहितस्य भावः इति साहित्यम। बहुत विस्तार में इस पंक्ति की मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि इस पंक्ति का जो विग्रह आप करते हैं, इसकी जब आप व्याख्या करते हैं तो इसका अर्थ होता है जो हित की बात करता हो। आई बात समझ में? जिसके द्वारा या जिसमें या जहां हित की बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य। अब सवाल ये उठता है किसके हित की बात? अपने हित की बात तो सब करते हैं, तो अपने हित की बात का मतलब तो स्वार्थ से हो गया। अपने बारे में तो पशु पक्षी सब सोचते हैं, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, तो सिर्फ अपने बारे में सोचना क्या साहित्य है? तो हितने सहितम साहितम साहितस्य भाव, तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जो चराचर जगत है, यह पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सबके प्रति प्रेम, करुणा और सबके कल्याण की भावना के बारे में सोचना, समझना, देखना इत्यादि, ये जो सारी अच्छी भावनाएं आती हैं वो सब किसमें आती हैं? साहित्य। बात समझ में आ गई? yes, और साहित्य, जब आप कोई कविता पढ़ते हैं, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, आप उपन्यास पढ़ते हैं, आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म भी साहित्य का हिस्सा है। आप कोई गीत सुनते हैं तो क्या फर्क होता है? देखिए, गीत सुनने के पहले, उपन्यास पढ़ने के पहले, कहानी पढ़ने के पहले आप जो होते हैं, कहानी पढ़ने के बाद आप कुछ और होते हैं, फिल्म देखने के बाद आप कुछ और होते हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, सबने देखी होगी ना? तो 3 इडियट्स फिल्म देखने के पहले आपकी जो स्थिति थी, क्या वही स्थिति फिल्म देखने के बाद थी? आप अपने भीतर कुछ बदला हुआ, कोई हलचल, कोई शांति, एक खास किस्म की भावना महसूस करते हैं, और ये सारी चीजें संचालित होती हैं किससे? साहित्य से। अर्थात साहित्य जीवन को समृद्ध करता है, जीवन का विज्ञान है। बाकी सभी विषयों में आप तथ्य पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, तार्किकता देखते हैं, लेकिन एक ऐसा विषय है जो सीधे जिंदगी की बात करता है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए कभी आपकी आंखों से आंसू आते हैं क्या? लेकिन कोई एक फिल्म देख लीजिए, 15 अगस्त आने वाला है, कोई एक राष्ट्रभक्ति गीत सुन लीजिए, आपकी आंखों से आंसू बरसते हैं कि नहीं बरसते हैं? yes, इसलिए कि साहित्य का संबंध मनुष्य के हृदय से है। साहित्य मनुष्य के हृदय का परिष्कार करता है, और वो दिल से दिल तक, समझ रहे हैं ना? yes, हृदय की बात होती है। सामान्य अर्थों में अगर आपको समझना है, और साहित्य मनुष्य को जीवन जीने का विवेक देता है। उदाहरण के तौर पे एक चाकू है, चाकू का काम क्या है? सब्जी काटना, छोटी मोटी चीजें काट के हमारे काम को आसान बनाना। लेकिन कोई व्यक्ति उसी चाकू से किसी की जान ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो विज्ञान ने तो चाकू बनाया हमारे काम को आसान करने के लिए, लेकिन उस चाकू का इस्तेमाल कैसे करना है, यह विवेक, यह बुद्धि, यह संवेदना कौन देता है? साहित्य। इसीलिए लेखकों ने, विचारकों ने कहा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यानी कि साहित्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य निर्माण है। वो डायरेक्ट किसी कंपनी से मनुष्य को साहित्य नहीं निकालता है, लेकिन साहित्य मनुष्य की चेतना पे कहीं ना कहीं खरोच पैदा करता है, उसे जागृत करता है, उसे अपने आसपास की चीजों को देखने, समझने का एक जिंदादिल नजरिया देता है, जहां आप सबको प्यार की निगाह से देखें, सब में अपना एक रूप देखें, सबके प्रति आप संवेदनशील हो सके। यही साहित्य है। ईदगाह कहानी आपने पढ़ी है? 12वीं क्लास में आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी। वह एक रचना है,
कहानी है ना प्रेमचंद की, लेकिन ईदगाह कहानी पढ़ते हुए क्या आप हामिद के करीब पहुंच पाते हैं कि नहीं अपने आप को? आप उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसके लिए आप प्यार, सहानुभूति, संवेदना महसूस करते हैं ना। मनुष्य के भीतर संवेदनाओं के जितने भी सारे जाल हैं, जितनी भी सारी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी जागृति लाने का काम करता है साहित्य। इसे हम साहित्य कहते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप साहित्य क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि हम मनुष्य बनना चाहते हैं, हम जिंदगी को खुली निगाहों से देखना चाहते हैं, जिंदगी के हर पल में हम प्रेम, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, दया इत्यादि भावनाओं के साथ जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये दृष्टि, ये नजरिया अगर कोई देता है तो वह देता है साहित्य। ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं बच्चों, चाहे वो विज्ञान पढ़ें, राजनीति विज्ञान पढ़ें, इतिहास पढ़ें, सबका अंतिम उद्देश्य यही होता है मनुष्य का निर्माण करना। लेकिन साहित्य सीधे सीधे मनुष्य निर्माण की बात करता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी साहित्य को लेकर के, बहुत इस पे बातचीत हुई है। अच्छा, साहित्य शब्द, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में प्रयोग में आया। इसके पहले साहित्य के स्थान पे काव्य शब्द का प्रयोग होता था। हमारे प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्री जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने गहन चर्चा की काव्य पे। लेकिन भाषा विज्ञान का एक नियम है बच्चे कि जब एक ही अर्थ में 2 शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो एक का अर्थ रूढ़ या सीमित हो जाता है। वैसा ही हुआ। पहले सभी तरह के वांग में, सभी तरह की रचनाओं के लिए काव्य का प्रयोग होता था, लेकिन जब साहित्य शब्द प्रयोग में आया 7वीं 8वीं शताब्दी में, तो आपने देखा कि साहित्य में सब कुछ आ जाएगा। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, डायरी लेखन, बहुत सारी विधाएं आ जाएंगी। लेकिन काव्य का अर्थ सीमित हो गया। काव्य का अर्थ अब सिर्फ कविता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो 7वीं 8वीं शताब्दी से साहित्य शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। जहां तक विद्वानों के हिसाब से साहित्य की परिभाषा देने की बात है, तो कुछ एक विद्वानों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा। आलोचना का मतलब होता है स्वस्थ नजरिए से जीवन को देखना, सीधे सीधे जीवन से जुड़ा हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और उस निबंध को आप सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। वो निबंध है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यानी कि मनुष्य निर्माण ही साहित्य का लक्ष्य है। और उस निबंध में उन्होंने साहित्य की जो परिभाषा दी है, मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुदृढ़ और बहुत सम्यक परिभाषा है। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। देखिए, पहली पंक्ति पे जोर दीजिए कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। और आगे कहा, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके। परमुखापेक्षिता का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों का मुंह देखते रहना। तो कहा, जो मनुष्य, जो साहित्य मनुष्य को हीनता से, दुर्गति से, लोगों पे डिपेंड रहने, भरोसा करने, मतलब लोगों पे आधारित रहने की जो कातरता है, निर्भर रहने की जो कातरता है, उससे बचा न सके। इसका मतलब क्या है? मनुष्य स्वाभिमानी होना चाहिए, मनुष्य के भीतर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, मनुष्य जीवन की हर एक परिस्थिति का सामना कर सके। साहित्य का काम है ये सारी भावनाएं उसके अंदर भरना और इन सभी भावनाओं के लिए उसको तैयार करना। और आगे कहा, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो साहित्य मनुष्य के भीतर पर दुख कातरता की भावना न भर सके, वह साहित्य नहीं है। पर दुख कातरता का मतलब होता है दूसरे के दुख से दुखी होना। अभी समस्या क्या आ गई है? दूसरे के सुख से लोग दुखी होने लगे हैं। और साहित्य क्या कहता है कि दूसरे को अपनी तरह देखो, उसके दुख को अपना दुख समझो, दूसरे की खुशी में शामिल हो। आप सोचें कि साहित्य का जो विस्तृत उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी हम मनुष्यों के भीतर आ जाए, तो ये जो हिंसा, ये मारामारी, ये जो मार काट सब कुछ फैल रहा है पूरी दुनिया में, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बात ठीक है कि साहित्य कितना कामयाब हुआ, इसमें एक अलग प्रश्न है। लेकिन
साहित्य अपने गंभीर उद्देश्यों में इसी की बात करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। उन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश बताया। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए, आप बार बार देखेंगे तो यहां भावनाओं की बात हो रही है, यहां हृदय की बात हो रही है, यहां मनुष्यता की बात हो रही है। तो साहित्य वह करता है जिससे समाज, जिससे दुनिया खूबसूरत हो। हम सब प्रेम से, भाईचारे से रह सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना हो, ये होता है साहित्य का मतलब। और साहित्य हमें यही सिखाता है। प्रेमचंद ने एक और बड़ी अच्छी बात कही, साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि साहित्य राजनीति के आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई का नाम है। यानी कि राजनीति को, समाज को अगर दिशा देना हो तो उस दिशा देने का काम साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं करती हैं। मुक्ति का सपना, स्वतंत्रता का सपना सबसे पहले साहित्य में देखा जाता है। राजनीति और समाज में वह बाद में आता है। यह काम है साहित्य का। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखें तो साहित्य जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है, उसकी चेतना पे एक खरोच पैदा करता है, उसको जागृति, उसमें जागृति भरने का प्रयास करता है कि हम एक बेहतर मनुष्य बन सकें। क्योंकि एक बात आप सब जानते हैं कि आत्म सुधार किए बगैर दूसरों के सुधार के बारे में सोचना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और समाज सुधार कभी कोई नहीं कर सकता। आत्म सुधार हम कर लें, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। ठीक है। साहित्य हमें आत्म मूल्यांकन की बात करता है। इसलिए जब कभी आप किसी को लेकर आपके मन में ईर्ष्या हो, स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य में बहुत सारी भावनाएं, वो सारी भावनाएं आती हैं। क्रोध आए तो ठहर कर विचार करिए कि नहीं, ये मेरी त्रुटि है। और जिस दिन आप अपने आप का आत्म मूल्यांकन करना सोचेंगे, शुरू कर देंगे, अपने आप को टोकना शुरू कर देंगे, नहीं यह उचित नहीं है, उस दिन से निरंतर उत्तरोत्तर आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। साहित्य को कहा गया कि वह समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ भी होता है वह साहित्य हमारे सामने रखता है, प्रस्तुत करता है। समाज का आदर्श रूप क्या होना चाहिए, यह भी साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। साहित्य और समाज का एक दूसरे से गहरा संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। और महत्वपूर्ण आलोचक, बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने साहित्य के इतिहास की परिभाषा जो दी है उसमें समाज को गहराई से रेखांकित किया है। और शुक्ल जी कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। बड़ी बात है कि जनता की जो संचित, जो चित्तवृत्तियां हैं, जो उसकी प्रकृति है, उसके जो मनोभाव है, जो उसकी दशाएं हैं, भाव दशाएं हैं, उसका इकट्ठा किया गया प्रतिबिंब होता है जो हम देखते हैं। इसीलिए आज अगर हम भक्ति काल का साहित्य पढ़ते हैं तो भक्ति काल का पूरा समाज, पूरा दर्शन हमारी आंखों के सामने होता है। आगे लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, इसलिए जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे समाज करवटें लेता है, समाज में जैसे जैसे बदलाव आता है, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गंभीर और महत्वपूर्ण परिभाषा है। उन्होंने ये कहा आगे कि जनता की यह चित्तवृत्ति बहुत कुछ सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक होती है। अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, राजनीतिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति। तो साहित्य और समाज का एक दूसरे से बहुत गहन और अन्योन्याश्रय संबंध होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि साहित्य समाज से अपने लिए स्रोत लेता है, तत्व लेता है और उसकी बानगी वह अपनी रचनाओं में करता है। और कई बार साहित्य अपने समय के उन अंधेरे परतों की भी शिनाख्त करता है, उनकी भी पड़ताल करता है, जिसे जनता सामान्य आंखों से देखने में चूक जाती है।
इसलिए साहित्यकार का एक बड़ा उद्देश्य होता है कि अपने समय के दबे हुए सच को सबके सामने प्रस्तुत करना और दिखाना। ये होता है साहित्य। अब समझ में आया कितनी गहरी बात है साहित्य की, है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना?